हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी सी सेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग यहां पर सी सेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आपका जो है सी सेट 2014 का पेपर चल रहा था, तो आज इसका जो है पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, आज आपका जो 38वां प्रश्न है, आपने 37 प्रश्न जो थे पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं। आज आपका 38वां प्रश्न है। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड, यानी यहाँ सेकंड में बताए गए हैं, इसके अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में आपके कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा 60 × 60 यानी कि ये आपके हो गए 3600 सेकंड, यानी 1 मिनट जो होता है हमारा 60 सेकंड का होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड होते हैं। अब चूंकि ये व्यक्ति जो है सेकंड में गोलियां दाग रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य पहले लेंगे इनका। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9 और 12। आप कर लीजिए इनके फैक्टर 2 × 3, ठीक है। इधर 7 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 to the power 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 × 3। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो घात है, जैसे 2 की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 2 to the power 3 है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 3 की घात 2 है। तो हमने ये तो हमारी निकल ही आए एलसीएम में, यानी ये हमारे कौन कौन निकल आए यहाँ पर, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है, इस मेथड में आप अब 2 और 3 का बचे हुए कुछ नहीं उठाएंगे। इसमें सबसे बड़ी जो पद होता है, सबसे बड़े पद जिसकी सबसे ज़्यादा घात होती है, वो पद उठ जाता है। उसके बाद हमें कोई भी नहीं उठाना है, ना तो ये वाला उठाना है, ना ही ये उठाना है, क्योंकि हमने सबसे बड़ा वाला उठा लिया है। इसी तरह से 3 का भी हमें उठा लिया है, तो ना तो हमें 3 का ये वाला उठाना है और ना ही ये उठाना है। 3 का जो सबसे बड़ी घात वाला पद था वो हमने उठा लिया है। बचा कौन सा है, 7 बचा है, तो गुणा 7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरह आ जाएगा 8 × 9 × 7, और जब आप इसे करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 504 सेकंड। ध्यान देने वाली बात है, ये सेकंड में आया है। अब चूंकि ये तो इनका एलसीएम निकल आया, यहाँ पे पूछा गया है कि 1 घंटे में कितनी बार ये गोलियां दागेंगे। तो 1 घंटे को हमने यहाँ पहले से सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम यहाँ पर 3600 में, यानी आपका जो 3600 है, इसमें जो आपकी वैल्यू निकली है एलसीएम की 504 सेकंड, इसका भाग देंगे। तो जब हम इसका भाग देंगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 7.143। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो दशमलव के बाद वाले अंक हैं इनको छोड़ देंगे और केवल ये आगे वाला अंक उठा लेंगे। तो यहाँ पर 38वें का आंसर होगा इस हिसाब से बी वाला, यानी 7वां। 39वां प्रश्न है अब आपका। 630 बच्चों के एक समूह को सामूहिक फोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया। प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की जो पंक्ति है इसकी तुलना में क्या है, 3 बच्चे कम थे। पंक्तियों की निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संभव नहीं है। यहाँ पूछा गया पंक्तियों की जो है आपकी संख्या, इसमें से कौन सी एक संभव नहीं है। तो आप जब भी कोई ग्रुप फोटो देखते होंगे, कुछ इसी तरह से ग्रुप फोटो होता है। यहाँ पर सबसे पहली लाइन होती है, छोटी होती है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की लाइन होती है इससे थोड़ी बड़ी होती है। उसके बाद इससे पिछली वाली होती है थोड़ी और बड़ी होती है। ऐसी तो होती है, यानी ग्रुप फोटो सेशन जब होता है सबसे पिछली लाइन सबसे बड़ी होगी, उसके आगे वाली छोटी होगी, यही तो होता है। तो यहाँ पर हमने मान लिया सबसे जो पहली लाइन है ये ए है, इसका नाम हमने ए रख दिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। यानी कि यहाँ पर, यानी ऑब्वियस सी बात है, यानी इसके आगे की तुलना में इसमें 3 बच्चे कम थे, और इसके पीछे वाली में 3 बच्चे ज़्यादा होंगे, यानी इसमें 3 होंगे, ज़्यादा होंगे। इस वाली में इसकी तुलना में इसमें भी 3 ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर a+6 हो गया वैल्यू। इस वाली में इससे भी ज़्यादा होंगे, तो यानी a+9 हो गया वैल्यू। यानी यहाँ तक आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा इमेज। कुछ इस तरह से पंक्ति है, यानी आप देखेंगे इसके आगे वाली पंक्ति में 3 बच्चे कम हो गए, a+9 की तुलना में यहाँ a+6 रह गए। इसमें से 3 बच्चे कम हो गए, तो यहाँ पे a+3 रह गए। यहाँ से भी 3 बच्चे कम हो गए, तो ये हो गया। तो हमने यहाँ पर एक डेमो के रूप में समझ लिया कुछ इस तरह से पंक्तियाँ होंगी। अब देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के आपके 2 मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर एक पहला जो मेथड है आपका इक्वेशन वाला, उसमें दिक्कत ये है क्योंकि हमारे पास एग्जाम में 2 घंटे होते हैं और 2 घंटे में आपको 80 सवाल निकालने होते हैं। अगर आप किसी एक सवाल में ही 6 से 7 मिनट दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है अन्य सवालों के लिए समय नहीं बचेगा, और ये मेथड जायज़ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। स्मार्ट वर्क का ये होता है कि हम यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, यानी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रश्न में, उन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर रख के देखेंगे वैल्यू, क्या हमारी वो वैल्यू आ रही है, और हम अगर वो वैल्यू आ जाएगी तो हमें हमारा समय बच जाएगा। तो हम यहाँ पर यही करते हैं। तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन आपका 6 वाला ऑप्शन है। तो हम मान लेते हैं
मान लीजिए जो ग्रुप फोटो है उसमें 6 पंक्तियां हैं, यानी A+3 कुछ इस तरह से पंक्तियां हैं आपकी। अगली पंक्ति जो है आपकी क्या होगी, अगली पंक्ति आपकी जो है A+6 होगी, ठीक है, प्लस A+9 प्लस A+12 प्लस A+15 इक्वल टू 630, यानी यहाँ पर बच्चे कितने हैं, टोटल 630। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, 6 आ गया, इसके बाद 6 के बाद फिर आपका जो है यहाँ पर आएगी वैल्यू 45, यानी अब आप इन सबको जोड़ेंगे 9 दूनी 18 30 और ये आपका 45 और ये आ जाएगा 630। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसको जब आप हल करेंगे, 6A बराबर आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 585, यानी 585 वैल्यू निकल आएगी। जब आप देखिए यहाँ पर आप 6 का जब इसमें भाग देंगे, A बराबर 585, और जब 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी, पहले हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 9 बार जाएगा, ठीक है, 6 × 9 54 होता है, तो ये आपका कितना बचा है, यहाँ पे बचा 4 बचा, और ये इसको करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है, फिर से 3 बचा, तो यहाँ पर दशमलव लग के फिर आएगी वैल्यू, यानी 97 पॉइंट अगली वैल्यू क्या आएगी, यानी कि 5 कुछ इस तरह से निकलेगा ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जो वैल्यू है या पंक्तियां हैं वो दशमलव में तो नहीं होंगी भाई, हमारी जो पंक्तियां होंगी दशमलव में तो नहीं होंगी, हमारी जो पंक्तियों में जो बच्चे होंगे दशमलव में तो नहीं आएंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, तो यानी कि ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब अगला वाला ऑप्शन लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज में हम यहाँ पर ये नीचे वाला पोर्शन इरेज कर दिया, और यहाँ पर जो लास्ट वाली जो रो थी वो हमने हटा दी, ये वाली रो हमने हटा दी, यानी अब हमारे पास कितनी रो बची, हमारे पास केवल 5 रो बची हैं। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए इक्वल टू 630, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना हुआ 5A प्लस ये कितना आया, यानी ये 30 आया, और ये बराबर 630। अब जब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5A बराबर 600, तो यहाँ पर आपका A बराबर आ जाएगा 120, यानी कि यहाँ पर हमारी एक इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक वैल्यू आ रही है जिसमें कोई दशमलव नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा सी कथन बिल्कुल सही है। 630 बच्चों की अगर सामूहिक फोटो लेनी है और प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे, तो हमारी यहाँ पर 5 पंक्तियाँ बन रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 39वें का आंसर होगा सी वाला। तो आप देख रहे होंगे अगर इस तरह से इस मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमें एग्जाम में लेंथी मेथड नहीं पकड़ना है, बल्कि शॉर्ट मेथड पकड़ना है, ताकि हमें जो है कम समय लगे और आसानी से हम जो है क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ। अब देखिए यहाँ पर आपका 40वां प्रश्न है। यहाँ पर बताया गया है एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति A B C D E F और G, यानी ये इस क्रम में नहीं है, तो हम पहले यहाँ पर एक सीढ़ी बना लेते हैं, यानी आपकी एक सीढ़ी में 7 व्यक्ति दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक यानी सीढ़ी हमने दर्शा दी। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये यहाँ पर इतने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर एक बताया गया है कि A E से ऊपर है लेकिन C से नीचे है, यानी एक कंडीशन बताई गई है कि A जो है वो E से तो ऊपर है, यानी कि यहाँ पर A जो है ये E से तो ऊपर है लेकिन ये C से नीचे है, ये हमें यहाँ पे बात पता चल गई। B मध्य में है, तो देखिए B यहाँ पे बता दिया गया कि B जब मध्य में है तो यहाँ पर मध्य कौन सा होगा, इसका 4 नंबर वाला ये मध्य होगा, तो यानी यहाँ पर क्या है आपका ये B हो गया, ठीक है। आगे बताया गया है G A और B के बीच में है, यानी कि G जो है वो A और B के बीच में है, और हमें ये भी ऊपर पता चल गया है कि भाई जो E है E के ऊपर A और C है, यानी हमें ये बात पता चल गई है। तो जब G जो है वो आपके A और B के बीच में मध्य में है, तो G कहाँ होगा, G आपका होगा यहाँ पर 3 नंबर पर, और चूंकि ऊपर क्या है A है और A के ऊपर क्या है पहले पता चल गया है C है, तो यहाँ पर क्या है ये C होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, E B और F के बीच में है, यानी E जो है आपका ये वाला ये B और F के बीच में है, तो भाई F आपका कहाँ होगा ये होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका E आ जाएगा, तभी तो होगा कि E B और F के मध्य में है। अब बचा कौन सा है आपका, यानी अब आपका एक बचा है और एक बचा है अब आपका D वाला बचा है। तो आपसे यही तो पूछा गया है, तो सीढ़ी के सबसे निचले सोपान पर कौन सा व्यक्ति होगा, तो सीढ़ी के सबसे निचले सोपान पर आपका D वाला व्यक्ति होगा, तो आपका आंसर है यानी C, यानी यहाँ पर इसमें D लिखा हुआ है, तो 40वें का आंसर होगा आपका C वाला। 41वां प्रश्न है अब आपका, विचार कीजिए कि A B से लंबा है, यानी कि यहाँ पर मैंने फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेटर देन वाला या फिर लेस देन वाला यही साइन यूज होता है। आपको इमेज नहीं बनानी है, बल्कि इसी साइन से आपको थोड़ा निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ बताया गया है कि भाई A जो है ये B से लंबा है, हमें ये पता चल गया। C A से लंबा है, यानी C वाला व्यक्ति जो है वो A से भी लंबा है। D C से लंबा है, यानी D जो है वो C से भी लंबा है। E सबसे लंबा है, यानी हमें पता है E जितने भी लोग हैं उन सब में सबसे लंबा है।
अब यदि इन्हें उपर्युक्त लंबाई के अनुसार क्रम में बिठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, बीच में यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं, 5 का सबसे बीच में कौन आएगा? तीसरे नंबर का आएगा, यानी सी वाला आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 41वें का सी वाला। 42वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ 6 गांव हैं आपके। तो यहाँ पर क्या है, दिशा वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको दिशा ज्ञान होना चाहिए कि किस तरफ कौन सी दिशा पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, और इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो यहाँ बोला गया है कि जो एफ गांव है वो डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, यानी कि यहाँ कहीं आपका जो है ये डी गांव स्थित है, और जो एफ गांव है वो इसके 1 किलोमीटर पश्चिम में है। यानी आप देखेंगे एफ, मान लीजिए डी यहाँ पर है तो एफ का पश्चिम क्या होगा? आपका एफ का पश्चिम यही तो होगा। तो ये बताया गया है कि एफ यहाँ पर है, यानी 1 किलोमीटर पश्चिम में है, हम ये लिख देते हैं। आगे बोला गया है बी वाला है जो कि बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है, सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, और डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। देखिए हमेशा इस तरह के जब सवाल सॉल्व करें तो यहाँ पर इसके बाद वाले ऑप्शन से मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि हमने जो ऑप्शन पहला वाला मान लीजिए सॉल्व किया है, उसके बाद कोई उसका मिलता जुलता ऑप्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका मिलता जुलता ऑप्शन ये वाला है, तो सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन उठाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि डी गांव जो है वो ए गांव के 1 किलोमीटर दक्षिण में है, यानी कि यहाँ कहीं आपका जो है ए होगा, और ए के दक्षिण में कौन सा है आपका? ये डी वाला है, ए के दक्षिण में डी वाला है, और ये बताया गया है ये 1 किलोमीटर दक्षिण में है, ये हमें पता चल गया। अब बोला गया है सी गांव जो है ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। जो सी गांव है आपका वो ए गांव के 1 किलोमीटर यहाँ पे पूर्व में है, यानी ए का पूर्व आपका क्या होगा? इधर ही तो होगा। तो यहाँ पर ये सी गांव है। अब आप देखिए यहाँ पर अगला बोला गया है ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है। अब देखिए यहाँ पर आप 1 किलोमीटर उत्तर में इसके क्या है? डी है। 2 किलोमीटर बोला गया है, तो 2 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 1 किलोमीटर और चले जाइए, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहीं आपका जो है ई वाला होगा। तो ऐसे करके यहाँ से जो आपकी दूरी होगी वो ऐसे करके यहाँ तक क्या आ जाएगी? 2 किलोमीटर की दूरी बन जाएगी। ये 2 किलोमीटर की दूरी हो गई है। आगे बोला गया है बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, यानी कि जो आपका बी वाला जो गांव है ये ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, यानी कि कौन सा गांव है? ये बी वाला गांव, ठीक है, ये 1 किलोमीटर पूर्व में है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आपके सारे ऑप्शन यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं और ये डायग्राम आपका बन गया है। पूछा गया है कौन से 3 गांव एक रेखा लाइन में स्थित हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपके 3 गांव ये वाले हैं, ए, डी और ई, ये एक सीधी रेखा में स्थित हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला, 42वें का ऑप्शन है आपका बी वाला, यानी ए, डी, ई गांव जो है एक सीधी रेखा में स्थित है। 43वां प्रश्न है अब आपका, 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है लेकिन सी के बगल में नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम 4 बच्चों की बना लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ तक बोला गया है कि ए जो है, यानी कि ए जो है ये बी की बगल में तो है लेकिन यहाँ कहीं आपके सी की बगल में ये नहीं है, ये हमें बात बताई गई है। अगला बोला गया है यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है, तो अब ये सी बात है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पहली कंडीशन दे दी गई, सी जो है ए के बगल में नहीं है और ये सी जो है डी के बगल में नहीं है, तो यानी सी जो है बी के बगल में तो आ सकता है। और आगे ध्यान देने वाली बात ये है कि डी जो है, यानी कि डी आपका आएगा इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर इस तरह से आपका बन जाएगा डी, यानी कि इसके अलावा ए, बी और ये सी, यानी कि यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा है तो डी के अगल बगल की सीटों पर कौन है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के 2 आंसर निकल रहे हैं और मैं आपको ये बात और बता दूं कि कई बार हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी होते हैं वो मात क्यों खाते हैं। मात इसलिए खाते हैं क्योंकि भाषा कई बार स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है अगल बगल, लेकिन जब आप इसका इंग्लिश वर्जन उठा के देखेंगे, इंग्लिश वाला जो पार्ट उठाकर देखेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। अब वहाँ पर उसका मतलब ये नहीं निकल कर आता है एडजेसेंट का कि भाई अड़ोसी पड़ोसी होगा। अगल बगल का तो मतलब यही होता है कि हमारे लेफ्ट साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है। तो आप ये बताएंगे, बताना असंभव है क्योंकि यहाँ पर आपको ये तो पता है कि डी की एक साइड में ए बैठा है लेकिन डी की दूसरी साइड में कौन बैठा है, ये बात आपके मन में क्लियर नहीं है आपके हिंदी वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप इसका अंग्रेजी वाला पार्ट उठाकर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है एडजेसेंट, यानी इसके पड़ोस में कौन है। तो पड़ोस में इसके डी ए है, तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला कथन आपका हिंदी का जो आपका दिया हुआ है, हिंदी में जो ट्रांसलेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। और मैंने चेक भी किया था पेपर का आंसर, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सही माना है।
आप समझ रहे हैं, कई बार क्या होता है, इस तरह की जो अपूर्ण भाषा है या अपर्याप्त भाषा है, इसकी वजह से भी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी मात खा जाते हैं। तो आप अगर आपके पास पेपर नहीं है तो मैं पेपर शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो वहाँ पर यही है, यानी आप इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे अगल बगल में कौन है तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब अंग्रेजी वाले पार्ट को भी साथ में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा 43 में का बी वाला, यानी कि ए है आपका ये। 44वां प्रश्न है अब आपका, कल्पना कीजिए कि एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। देखिए कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल घड़ियां जो होती हैं वो जब आगे बढ़ती हैं तो हल्का झटका लेती हैं पीछे की तरफ। लेकिन अब जो घड़ियां आ रही हैं, मॉडर्न घड़ियां जो आ रही हैं, वो लगभग ऐसा आपको प्रतीत होंगी कि बिल्कुल भी पीछे की तरफ झटका नहीं ले रही हैं। तो यहाँ बोला गया है घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां बिना झटके के चलती हैं। घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच का समय दिखाती है। देखिए पहले सबसे पहले हम एक घड़ी को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो एक बड़ी सी हमने घड़ी यहाँ पे बना ली है। आपको पता होता है ये 12, ये 3, ठीक है, ये आपका 6 है और ये आपका 9 होगा। तो इसके बाद ये आपका 7 होगा, ठीक है, ये आपका कहीं यहाँ पर 8 होगा। ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर बात बोली गई है, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी घड़ी की जो है घड़ी 8 और 9 बजे के बीच का समय दिखा रही है और ये इसी समय दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के ऊपर हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पर जो घड़ी की सुइयां हैं वो यहाँ पर कहीं हैं 8:40 के लगभग, 8:40 के लगभग यहाँ पर जो है एक दूसरे के ऊपर हैं। और यहाँ पर हमने ये मान लिया है, यानी कि यहाँ पर जो इसकी बीच की वैल्यू आप लगभग रखेंगे तो यही वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 8 और 9 के बीच का समय माना है और ये बोला गया है कि एक दूसरे के ये ऊपर हैं, ठीक है। आगे बोला गया कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो देखिए जब घड़ी की जो सुई है ये आगे जब जाती है तो आप देखते होंगे एक तो 12 बजे के करीब ये होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर आती है, फिर 3:15 के करीब एक दूसरे के ऊपर करीब आती है, 6 बजे के करीब फिर एक दूसरे के करीब ऊपर आती है, ठीक है, यानी 36 के करीब यानी कि बोल सकते हैं। इसके अलावा 9:45 के करीब, यानी कि यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पर, यानी कैसे कैसे आती हैं। एक तो 3:15 के लगभग आती है घड़ी की सुई जो है एक दूसरे के ऊपर, फिर आपका जो 36 के लगभग ऊपर जाती है सुई, इसके बाद फिर 9:45 के लगभग जो है एक दूसरे के ऊपर आती है। तो हमें ये ऊपर पहले दिया हुआ है सेकंड वाले उसमें कि घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच का समय दिखाती है, यानी ये समय दिखाती है। तो ऑब्वियस सी बात है घड़ी पीछे तो जाएगी नहीं, आगे ही जाएगी। और आपको यही पता होगा कि जैसे जैसे मिनट की सुई भी आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई भी पीछे पीछे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। 1 घंटे बाद वो भी अगली वाली पोजीशन पे पहुंच जाएगी। यानी मान लीजिए अभी इस वाली पोजीशन पे घंटे की सुई है तो 1 घंटे बाद घंटे की सुई जो है अगली पोजीशन पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि जिस पोजीशन पे अभी एक दो यानी मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो इस सेम पोजीशन पर अगले पल यहाँ पर नहीं होंगी, यानी आगे कहीं जाकर ये एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो यहाँ पर पहली पोजीशन हमारी 8:40 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगली पोजीशन जो होगी 9:45 की होगी, ठीक है। आप यहाँ पर ये सब में देख पा रहे हैं, यानी जो भी है यहाँ पर, तो इनमें 5-5 का आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ये 8:40 से लेकर 9:40 तक का समय कितना हो गया, 8:40 से लेकर 9:40 तक का सबका समय हो गया, 1 घंटे का हो गया। अब ये इस पोजीशन पर तो नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर, इससे आगे ही होगी, हमने ये बता दिया 9:45 पर ये ऊपर आएंगी। तो यानी यहाँ पर क्या है, यानी 1 आवर का मतलब क्या हो गया 60 मिनट, और यहाँ पर अगले पल यानी अगले 5 मिनट बाद ये आएंगी, यानी 5 मिनट यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं तो कितना होगा, ये हुआ आपका 65 मिनट। यानी कि अगले जो आपका जो टाइम होगा, यानी भाई प्रश्न के अनुसार ये कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये 65 मिनट बाद एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये देखिए घड़ी वाले प्रश्नों के लिए आपको अपने मन में इमेजिन करना पड़ेगा या फिर हाथ में आप अपनी घड़ी ले लीजिए और घड़ी से दोनों की जो पोजीशन जो है वो आप मैच करके देख लीजिए। ये सबसे आसान तरीका इसका यही होता है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपको समझ में आ भी गया होगा। यानी आप खुद सोचिए जब घड़ी की घंटे मिनट की सुइयां अभी यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर हैं, ऑब्वियस सी बात है अब जो पोजीशन अगली बनेगी तो अगली पोजीशन यहाँ तो नहीं बनेगी, यहाँ वाली नहीं बनेगी, आगे वाली कहीं बनेगी, तो आगे वाली पोजीशन जो बनेगी वो यहाँ वाली बनेगी, ठीक है। आपको ट्राई कर लीजिए, अगली पोजीशन जो होगी वो यहाँ वाली बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का 1 घंटा कितना हो गया 60 मिनट का हो गया, और अगली पोजीशन लगभग 5 मिनट बाद बन रही है। तो आप देखेंगे इसमें 60 मिनट में 5 मिनट और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 65 मिनट बाद, यानी कि कितने मिनट बाद दोनों सुइयां फिर एक बार एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये 65 मिनट बाद ऊपर होंगी। तो आंसर होगा आपका 44 में का सी वाला। 45वां प्रश्न है अब आपका, एक नर्सरी कक्षा में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो देखिए इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर एक वेन डायग्राम बना लेते हैं कि भाई हिंदी बोलने वाले कुछ विद्यार्थी हैं और कुछ आपके अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यानी इस तरफ आपके जो है हिंदी बोलने वाले हैं और ये आपके अंग्रेजी बोलने वाले हैं। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं।
यदि उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है। अब चूंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस तरफ आप इसको देखें और आप ये पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेजी वाले पोर्शन में, यानी आ तो 10 तो अंग्रेजी वाले पोर्शन में ही रहे हैं, ये अंग्रेजी में भी आ रहे हैं, हिंदी में भी आ रहे हैं, तो इधर कितने बचे, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी वालों की, इंग्लिश वालों की टोटल जो संख्या है 21 है। 21 में से 10 तो एक तरफ यहाँ पे दिख गए आपको, तो यहाँ पर आपके 11 ही तो बचे। तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? अब देखिए टोटल संख्या आपकी कितनी है, 50 विद्यार्थियों की है। यहाँ पर आपके कितने निकल गए, यहाँ पर आपके निकल गए 21 विद्यार्थी निकल गए। तो हिंदी के कितने बचे, हिंदी के 29 बचे। पूछा गया है तो यहाँ पे आगे बोलते हैं कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं। देखिए कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले आपके 29 हैं। इसके अलावा और कितने केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितनी है, 11 है। यानी हम यहाँ पर आपको लिखते बता सकते हैं कि ओनली हिंदी वाले जो हैं आपके कितने हैं, 29 है, बराबर 29। और जो ओनली इंग्लिश वाले हैं, यानी केवल और केवल आपकी अंग्रेजी बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं, इनकी संख्या है 11। केवल अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, यानी ये 10 जो लोग हैं वो हिंदी भी बोलते हैं कॉमन और अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हिंदी बोलने वाले पूरे देख लिए जाए, यानी पूरे अगर हिंदी बोलने वाले टोटल अगर लगा दिए जाए तो कितने बचे, हिंदी बोलने वाले टोटल जो हैं, टोटल हिंदी वाले अगर हम देखें टोटल हिंदी, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 29 प्लस 10, यानी यहाँ पर आ जाएगी 39 की संख्या। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, कितने केवल हिंदी बोल सकते हैं और कितने केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ कितने हिंदी बोल सकते हैं, तो 29 और 10 39, टोटल जो है टोटल 39 बच्चे हिंदी बोल सकते हैं। केवल हिंदी वाले 29 हैं और केवल अंग्रेजी वाले 11 हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा 45 का डी वाला, यानी 45 में का डी वाला आंसर होगा। तो आंसर है आपका डी। 46वां प्रश्न है अब आपका, एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए बगीचे के क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। नए बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी नए बगीचे का क्षेत्रफल पूछा गया है, कितना बढ़ जाता है, यानी 20% बढ़ जाता है, 12% बढ़ जाता है, 8% बढ़ जाता है, या फिर बिल्कुल पुराने क्षेत्रफल जितना रहता है। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न के लिए आपका यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यानी इसको इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला बोलते हैं। वो इसीलिए बनाया गया है फॉर्मूला, ताकि जो इस तरह के प्रश्न हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरफ किसी भी यानी फील्ड की चौड़ाई या लंबाई बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो यहाँ पर इसी तरह से बनाया गया है a+b+ab अपॉन जो है यहाँ पर 100। तो ये तब बनाया गया है जब लंबाई और चौड़ाई जो है लगातार बढ़ रही हो, यानी कि a को हमने माना है लंबाई यहाँ पर और b है आपकी चौड़ाई। तो ये वाला जो लगता है तब लगता है जब आपकी दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हों। अब चलिए अपने वाले प्रश्न पर आ जाते हैं, यानी ये तो आपका इफेक्टिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला तो ये हमने बता दिया। अब अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो लंबाई है आपकी ये 40% वृद्धि कर दी गई है, यानी कि यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने वाले पर। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, ये 40% की यहाँ पे वृद्धि हो गई है, ठीक है, ये धनात्मक रहेगी। अगला है यहाँ पे बताया गया कि चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है। अब चूंकि चौड़ाई में कमी कर दी गई है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, इसी वजह से पीछे वाला भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर ये इस तरह से AB अपॉन 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपनी वैल्यू रख दीजिए। अब आपकी लंबाई कितनी है, 40 है, यानी यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई है, 40 आपकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है, कमी कितनी हुई है, 20 की कमी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप कर लीजिए 40 गुणा 20/100। तो आप इसको काट दीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि यहाँ पर आपका कितना बचा, 40 में से 20 घटाए आपके 20 बचे और ये आपका रह गया 8। तो यहाँ पर आपका कितना रह गया, ये 12 रह गया। यानी यहाँ पर आपका निकल कर आया कि ये जो है क्षेत्रफल अब 12% बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर नया क्षेत्रफल जो होगा, अगर हम जो किसी आयत की जो लंबाई है इसमें 40% की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में जो पुरानी जो भी चौड़ाई रही है उसकी तुलना में 20% की कमी कर देते हैं और नया क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो उसमें हम देखेंगे 12% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ 40 में का आंसर होगा आपका बी वाला। तो आपका सिंपल फॉर्मूला था, ध्यान ये रखना है यहाँ पर ये a+b+ab अपॉन 100 तब लगेगा जब सभी धनात्मक हैं। अगर ऋणात्मक हैं ये, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर लंबाई अगर ऋणात्मक हुई तो क्या करना है आपको, तो लंबाई के आगे माइनस कर दीजिए। ये अगर चौड़ाई पॉजिटिव हुई तो चौड़ाई आपकी पॉजिटिव बनी रहेगी और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर होगा 46 का बी वाला। 47वां प्रश्न है अब आपका, यानी कि यहाँ बताया गया है 6 पुस्तकों को A, B, C, D, E और F से अंकित करके बगल में रख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपकी 6 पुस्तकें हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर A, B, C, D, E और F, ये आपकी 6 पुस्तकें हैं, ठीक है, एक बगल में रख दी गई हैं। यहाँ पर आगे बोला गया है आपका B, C, E और F पुस्तकों के
हरे आवरण हैं। यानी कि यहाँ पर जो बी, सी और ई और एफ, यानी कि ये जो हैं आपकी 4 पुस्तकें हैं, इनके कैसे आवरण हैं, यानी कि ये ग्रीन आवरण है। तो हम इनके ऊपर क्या लिख दे रहे हैं, ग्रीन, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, और ये भी आपका जो है ग्रीन, ठीक है। बी, सी, ई और एफ पुस्तकों के हरे आवरण हैं, जबकि अन्य पुस्तकों के आवरण पीले हैं। यानी कि जो अन्य पुस्तकें हैं इनके आवरण कैसे हैं, ये पीले हैं। अब चूंकि पीला कलर यहाँ दिखाई नहीं देगा तो ये येलो हम कर दे रहे हैं, यानी कि ये येलो है, ये येलो है, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। ध्यान देना है, ए, बी और डी पुस्तकें नई पुस्तकें हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपकी ए, बी और डी पुस्तकें हैं, ए, ये वाली और ये वाली, ये न्यू है। यानी मैं लिख दे रहा हूँ इनके आगे एंड बना देता हूँ, ए, बी और डी जो पुस्तकें हैं न्यू हैं। बाद बाकी जो पुस्तकें आपकी बची हैं, ठीक है, जबकि शेष पुरानी है। तो ये बाद बाकी जो पुस्तकें हैं ये आपकी मैं यहाँ बना देता हूँ ओल्ड हैं, ठीक है, ये ओ। पूछा गया है अब यहाँ पर आगे ध्यान देना है, ए, बी और सी पुस्तकें विधि रिपोर्ट हैं। विधि का मतलब क्या है, लॉ वाली पुस्तकें हैं। यानी ए, बी, सी जो है आपकी ये लॉ वाली पुस्तकें हैं। ये यहाँ पर ये भी हम लिख दिया, ये लॉ वाली हैं। और अगली वाली जो पुस्तकें हैं आपकी, यानी अगली वाली ये हैं, ये बताई गई है आयुर्विज्ञान की हैं, यानी मेडिकल की हैं। ये यानी ए, बी, सी तो आपकी लॉ की हैं और ये कौन सी हैं, आपकी मेडिकल की हैं। तो आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको बना लिया। पूछा गया है कौन सी 2 पुरानी आयुर्विज्ञान के उद्धरणों की हरे आवरणों वाली पुस्तकें हैं। यानी एक तो पुरानी चाहिए, ऊपर से हरा आवरण वाला, और ऊपर से आयुर्विज्ञान। तो आप ध्यान देना, हरा आवरण किसका है, जी का है, इसका भी है, यानी ई और एफ का हरा आवरण है। ऊपर से ओल्ड है और ऊपर से ये मेडिकल की हैं, यानी आयुर्विज्ञान की हैं। तो यहाँ पर ये वाला आपका निकल कर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आप करेंगे तो बड़ा आसानी होगी। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया, यानी हम लोगों ने यहाँ भी कुछ नहीं किया, सिंपल तरीके से जो जो दिया हुआ है उसको सिस्टमेटिक रूप से लिखते गए हैं, ठीक है। यानी एक टेबल के फॉर्म में सिस्टमेटिक रूप से लिखते गए हैं और फाइनली हमारे सामने आंसर आ गया। तो आंसर होगा आपका बी वाला, यानी कि ई और एफ। ठीक इसी पैटर्न पर आपको जो प्रश्न इस तरह के अटेम्प्ट करने हैं तो टेबल बनाकर ही करने हैं, ताकि आपको आंसर निकालने में आसानी हो। तो यहाँ पर 47 का आंसर होगा आपका बी वाला। 48वां प्रश्न है अब आपका, एक सरल रेखाखंड 36 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है एक अगर सरल रेखाखंड जो है ये आपका 36 सेंटीमीटर लंबा है। रेखाखंड का मतलब आप जानते होंगे, रेखाखंड जो होता है वो 2 निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा होती है। 2 निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को हम जो है रेखाखंड कहते हैं। तो आपका रेखाखंड कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस रेखा पर रेखा के दोनों अंत बिंदुओं से बिंदु अंकित करने हैं, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यानी मान लीजिए हम पहले यहाँ से देखिए, हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये आपका हम मान लेते हैं यहाँ पर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। यानी ए के हिसाब से इधर से चलोगे तो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा और ये आपका क्या है, ये वाला एंड पॉइंट बन जाएगा। इधर से अगर चलोगे तो, उधर से चलोगे तो क्या होगा, उधर से चलने पर आपका यहाँ से चलते आओगे तो ये वाला एंड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अंत बिंदु का मतलब हो गया एंड का पॉइंट। प्रत्येक अंत्य बिंदु से पहला बिंदु अंत बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर इस रेखा पे बताया गया है कि पहला जो पॉइंट है ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी ठीक इसी तरह से ये पैटर्न यहाँ पर भी होगा कि प्रत्येक बोला गया है कि पहला बिंदु अंत बिंदु से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूसरा बिंदु पहले बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तीसरा बिंदु दूसरे बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यही क्रम आगे बढ़ता जाता है। यदि अंत्य बिंदुओं को न गिना जाए और उभयनिष्ठ बिंदुओं को गिना जाए। सबसे पहले हम यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि पहला बिंदु जो है आपका ये कितने पर है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि जो आपका फर्स्ट बिंदु ये अंकित किया गया है ये 1 सेंटीमीटर पर है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। यानी 0 से अगर हम इसे करेंगे तो 0 में 1 अगर हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, इसके बाद बोला गया है कि इससे दूसरा बिंदु 2 सेंटीमीटर, यानी इसका दूसरा बिंदु जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया या नहीं हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक इसी तरह से इसमें 3 सेंटीमीटर में अब आप क्या करेंगे, अब 3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ पर 3 जोड़ने पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और हमें कहाँ तक जाना है, हमें यहाँ पर 36 तक जाना है। यानी कि ये आपकी जो काउंटिंग दी हुई है 36 तक दी हुई है, यहाँ तक जाना है। तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर 3 जोड़ने पर। 6 में आप अब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। आपने 4 जोड़ दिया यहाँ पर। इसी तरह से आगे 5 जोड़ेंगे जब इसमें तो कितना होगा यहाँ पर, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिखते जाना है आपको आसानी से। और इससे आगे आप जो 5 के बाद क्या आएगा, 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 में गलत लिख गया, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर आएगा। ध्यान देने वाली बात ये 16 नहीं आएगा यहाँ पर,
बल्कि यहाँ पर आएगा आपका कितना, यहाँ पर आपका 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और अगला 8 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 और 8 36 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक हो गया आपका, यानी ये एक तरफ से हम चले हैं। अब ठीक इसी पैटर्न पर आपको रिवर्स होना है, अब यहाँ से चलना है। तो यहाँ से अब आप चलना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से आप चले, ठीक है, तो आपका 36 के बाद कौन सा पॉइंट आएगा, 1 सेंटीमीटर पे 36 के बाद आपका आएगा 35 आएगा, 35 आएगा। 35 में से अब आप इसका 2 करेंगे, -2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 33 आएगा, 33 आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे, इसमें क्या करेंगे, -3 करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, इससे ऊपर आप -4 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, यानी 26 आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो कितना आएगा, यानी 5 को घटाएंगे तो यहाँ 21 आ जाएगा। यहाँ पर आप फिर से -6 को घटाएंगे कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा। फिर से आप यहाँ ऊपर घटाएंगे, यानी कि ये इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर आप 8 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यानी यहाँ से 8 घटाया, फिर से आपका क्या होगा, 0 प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, तो इस तरह से ही आपका ये रिवर्स हो गया, यानी एक स्टार्टिंग यानी शुरुआत से यहाँ से चले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं इस वाले में, और यहाँ पर रिवर्स में चले हैं। पीछे से हम आए, 36 से 1 घटाया हमने, यहाँ 36 था, 36 से हमने घटाया 35 आया, तो ऐसे करके चले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अंत बिंदुओं को ना गिना जाए, यानी यहाँ पर बोला गया है जो एंड पॉइंट है, इन पॉइंट को हम ना काउंट करें, ये पॉइंट एंड पॉइंट है और ये पॉइंट है, इनको हम काउंट ना करें, और उभयनिष्ठ बिंदुओं को 1 गिना जाए, यानी कि जो कॉमन नंबर हैं यहाँ पर, जो कॉमन कौन से हैं, सबसे पहले कॉमन आप देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो 15 सेंटीमीटर कॉमन आया है और 21 सेंटीमीटर आया है, यानी यहाँ पर भी 15 आया है इसमें काउंटिंग में, और यहाँ पर भी 21 आया है, और इनको ना गिना जाए, तो फिर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल कितने बने, टोटल आपके पॉइंट बने हैं 8, यानी ये जो सब पॉइंट हैं, इन सबको आप पॉइंटों को मिला दें तो कितने पॉइंट बने आपके, 8 बने। ठीक इसी तरह से आप यहाँ के भी जो यहाँ तक के पॉइंट हैं आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, यानी ये भी आपके पॉइंट कितने बने हैं, ये भी आपके 8 बने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आगे आप ध्यान देना, यहाँ पर हमें एंड पॉइंट को काउंट नहीं करना है, यानी आपके टोटल पॉइंट कितने बन गए, 8 + 8 दोनों में बन गए, यानी 16 पॉइंट हो गए। बोला गया है कि हमें अंत बिंदुओं को काउंट नहीं करना है, तो ये हमने 2 पॉइंट एंड पॉइंट निकाल दिए, कितने बचे, 14 बचे। अब आगे बोला गया है यहाँ पर, और उभयनिष्ठ बिंदुओं को 1 गिना जाए, यानी जो उभयनिष्ठ बिंदु हैं इनको हमने 1 काउंट कर लिया, तो यानी कि ये भी निकल गए, उभयनिष्ठ बिंदु जो थे वो भी हमने निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि ये उभयनिष्ठ बिंदु है, मान लीजिए 1 इसका हमने मान लिया, यानी कि वैसे 4 बिंदु हो गए उभयनिष्ठ दोनों को अगर मिलाकर देखें, लेकिन यहाँ पे बोला गया 1 काउंट किया जाए, तो हमने 15 को यहाँ पर 1 काउंट कर लिया, इस 15 को, और 21 को भी 1 काउंट कर लिया, तो 2 हो गए ये। तो अब बचा कितना, 12 बचा। ठीक है, यानी ये 12 बचा। तो यहाँ पर आंसर होगा, तो बिंदुओं की संख्या क्या है, तो बिंदुओं की संख्या होगी यहाँ पर 12, 48 में का आंसर होगा आपका 12। ठीक है, देखिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जब भी मैं सवाल सॉल्व करवाऊँ, आप अपना पेन पेपर अपना भी रख कर बैठें, केवल और केवल आप वीडियो के भरोसे ना बैठें, कम से कम खुद लगा के पढ़ी तो देखिए, क्या पता मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, जरूरी थोड़ी ना हर बार मेरा आंसर सही हो सकता है कभी कभी, जैसे अभी यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो हो सकता है कभी हो जाए, तो आप अपना पेन पेपर अपने साथ भी रखें। 49वां प्रश्न है अब आपका, यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि भुगतता है, तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं 2 बकरियां हैं, ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ए की जो परचेजिंग है वो 100 है, यानी इसमें ए की जो 100 रुपये में ये वाली बकरी खरीदी है और बेची कितनी की है, 10% लाभ के साथ। तो आप 100 का 10% जब निकालेंगे तो 10 रुपये तो होता है लाभ, 100 का 10% 10 ही रुपये तो होता है, यानी कि इसने जो ये सेल की होगी, बेची होगी, ये 110 में बेची होगी, तभी तो उसे 10% का लाभ अर्जित हुआ। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है कि ये दूसरी वाली जो बकरी है, ये भी इसने जो है ये भी 110 पर ही सेल की है, ये वाली बकरी भी 110 पर ही सेल की है, लेकिन यहाँ पर इसे क्या है 10% की हानि हुई है, यहाँ पर ही बोला गया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 110 की जब इसने बेची है तो इससे ऊपर की कीमत की तो ये होगी कहीं, यानी ऊपर की कीमत आप अगर निकालेंगे, मान लीजिए हमने एक वैल्यू ले ली, 120 की एक वैल्यू ले ली। ठीक है, अब 120 का आप अगर 10% निकालें तो कितना बैठता है, लगभग 8 रुपये करीब आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी इससे ऊपर की वैल्यू 122 के करीब आएगी, 122 की अगर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू लगभग आपकी लमसम इसके बराबर आ जाएगी, 109 पॉइंट के करीब कुछ। तो यानी मान लीजिए इसने बी वाले जो बकरी है अपनी, ये 122 के करीब खरीदी होगी और 110 की बेची, 10% का यहाँ पर घाटा हो जाता है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर हमेशा ये याद रखना है, अगर 2 वस्तुओं को एक ही दाम पर बेचा जाता है और एक वस्तु जो है X% लाभ कमाती है
और दूसरी वस्तु जो है ये x% की जो है यानी ये प्रॉफिट में रहती है, और दूसरी वाली जो वस्तु है यहाँ पर आपकी, ये आपकी जो है किस में, यानी x% के साथ लॉस में रहती है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है प्रॉफिट और लॉस का, तो ऐसे में ये बताता है कि इसमें समग्र रूप से हानि होती है, यानी दोनों वस्तुओं का जो हमने एक सेल की है, सेम सेल की है, और सेल के समय दोनों में ही एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, समग्र रूप से हानि रहती है। ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए आपको बता देता हूँ, ये आपने लिख लीजिए, ये बात अपना लिख लीजिए। ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी प्रॉफिट और लॉस से है, यानी कि इसके लिए आप चाहे तो अपना सिद्धांत निकाल के देख सकते हैं, या फिर इसको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर आप लिख भी सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है और एक में लाभ और एक में समान रूप से हानि होती है, परसेंटेज में बताई गई है, तो क्या होता है, समग्र रूप से यहाँ पर आपको हानि ही देखने को मिलेगी, यानी लॉसेस ही होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सूत्र आपका जो है, यानी आपका ये फॉर्मूला है, इसका सूत्र ये है x% ये आपका लाभ, ठीक है, ये x% लाभ गुणा x% क्या है आपकी, ये आपकी जो है हानि है, ठीक है, इसके बाद बट्टे 100 आप कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला है, x% लाभ कितना हुआ, 10% लाभ बताया गया है, 10 गुणा ऊपर हानि कितनी बताई गई है, 10 की बताई गई, 10% की। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि जब दोनों वस्तुओं को एक समान दर पर बेचा जाता है और ऐसे में x% लाभ मिलता है, दूसरे में x% की ही हानि होती है, तो ऐसे में समग्र रूप से क्या होता है, हमेशा हानि ही होती है, यानी कि इसमें लॉसेस ही होते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर 1% का लॉस होगा, तो उसे क्या हुआ, उसे 1% की हानि होगी। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड। अगला मेथड जो है वो यही मेथड है, इस मेथड से अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये वाला मेथड अगर आप लिख लेंगे और लिखकर आप इसको निकाल लेंगे तो बहुत आसान पड़ेगा। तो ये आपका सूत्र था ये वाला, ठीक है, जो सूत्र मैंने लगाया है, और हमेशा ये भी बता दिया है कि दोनों की अगर दर समान है, x% लाभ हो रहा है, x% हानि हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, समग्र रूप से हानि होगी। तो 49वें का आंसर होगा आपका सी वाला। 50वां प्रश्न है अब आपका, एक क्लब के कुल 120 संगीतज्ञों में इनमें से 5% गिटार, वायलिन और बांसुरी तीनों वाद्य बजा सकते हैं, तो आपके टोटल जो संगीतज्ञ कितने हैं, यानी टोटल जो संगीत प्रेमी हैं आपके वो 120 हैं, और इनमें तीनों वाद्य बजाने वाले हैं, यानी तीनों वाद्य क्या मतलब क्या है, तीनों जो वाद्य बजा सकते हैं उनकी संख्या कितनी है, 5% है। तो आप जब इसका 5% निकालेंगे, 120 का 5% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए यहाँ पर 120 गुणा 5/100। तो यहाँ पर आप इसको करेंगे सॉल्व, इससे ये काट देंगे तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी आपकी 6, यानी कि तीनों वाद्य बजाने वाले जो हैं, यानी गिटार, वायलिन और फ्लूट, बांसुरी बजाने वाले हैं, ये 6 व्यक्ति हैं। उपर्युक्त वाद्यों में से कोई 2 और केवल 2 वाद्य बजा सकने वाले संगीतज्ञों की संख्या कितनी है, 30 है, यानी केवल 2, यानी केवल 2 और 2 वाद्य बजाने वाले, यानी केवल ऐसे हैं व्यक्ति जो केवल 2 ही यंत्र बजा सकते हैं, केवल 2 वाद्य बजाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है। अब 2 वाद्यों में ये यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये गिटार या वायलिन वाले हैं या वायलिन या फिर बांसुरी वाले हैं, तो ये कितनी संख्या है यहाँ पर 30 बताई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो संगीतज्ञ केवल गिटार बजा सकते हैं वे 40 हैं, यानी केवल और केवल गिटार वाली संख्या कितनी है, गिटार वाले जो हैं टोटल 40 हैं, यानी गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है, 40। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे पूछा गया है ऐसे संगीतज्ञों की कुल संख्या बताइए जो केवल वायलिन बजा सकते हैं या केवल बांसुरी बजा सकते हैं, यानी अब ऐसे संगीतज्ञ कितने बचे हैं जो केवल वायलिन और बांसुरी बजा सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल कितने हैं आपके 120 हैं। अब 120 में से यहाँ पर 6 तो ये निकल गए, 6 तो कौन से, जो तीनों वाद्य बजा सकते थे, गिटार, वायलिन और बांसुरी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साफ साफ, 120 में से 6 तो ये निकल गए, इसके अलावा आपके 30 जो हैं ये केवल 2 वाद्य वाले हैं। अब 2 वाद्य वाले यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कौन सा 2 वाद्य है, हो सकता है यहाँ पर कोई और वाद्य बजा रहे हों, तो ये भी यहाँ पर क्लियर नहीं है, यानी ये यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये केवल वायलिन या केवल बांसुरी वाले ही हैं, ये भी क्लियर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये 6 + 30, इसके अलावा 40 तो हमें पता है गिटार वाले हैं, तो ये 40। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पाएंगे 120 माइनस कितना हो गया 70, 76, ये आपकी संख्या जो आ जाएगी 44 आ जाएगी, यानी यहाँ पर ये आपकी संख्या ये निकल कर आएगी 44 निकल कर आएगी। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका 44, यानी कि यहाँ पर ऐसे संगीतज्ञों की कुल संख्या जो केवल वायलिन बजा सकते हैं, केवल बांसुरी बजा सकते हैं, ये 44 है, 44 व्यक्ति यहाँ पर ऐसे हैं। 50वें का आंसर होगा आपका बी वाला। 51वां प्रश्न है अब आपका, एक मेज पर 6 एक समान कार्ड रखे हुए हैं, प्रत्येक कार्ड के एक फलक पर संख्या 1 और दूसरे फलक पर संख्या 2 अंकित है।
सभी 6 कार्ड ऐसे रखे हैं कि संख्या 1 वाला फलक ऊपर की तरफ है और एक प्रयास में तथ्यतः 4 न कम और न ही उससे अधिक कार्डों को पलटा जाता है। कार्डों को न्यूनतम कितने प्रयासों में ऐसे पलटा जा सकता है कि सभी 6 कार्डों के ऊपर संख्या 2 दिखे। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके कार्ड हैं, यानी कि आपके ये कार्ड हमने बना दिए। यहाँ पर ये 6 कार्ड आपके इस तरह से ये रखे हुए हैं। तो यहाँ बोला गया है कि इनके जो है फ्रंट पर, यानी यहाँ पर आगे की तरफ 1 नंबर है सबके, एक इस तरह से हमने एक डाल दिया यहाँ पर, और इसके पीछे यानी कि कार्ड, यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हाथ में कोई कार्ड पकड़े हैं तो उसमें एक तरफ आपने 1 डाल दिया, उसके पीछे क्या है, सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर पीछे की तरफ इसके सेकंड है। ये बात हमने यहाँ पर देख ली, समझ ली। अब बोला गया है कि हमें इस तरह से पलटना है कि एक बार में 4 कार्ड पलटें, यानी एक बार में 4 कार्ड ही पलटे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पलटे जाएंगे। और हमें फाइनली जो रिजल्ट प्राप्त करना है वो 2 का प्राप्त करना है कि एंड में सभी कार्डों पर 2-2-2-2 आ जाए, 6 के 6 कार्डों पर 2-2 आ जाए। तो चलिए हम पहले अटेम्प्ट में पहला पलटना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसको पलटा, पहले 1-1 था, तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रंट में 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, और ये 1 और 1 बचा रह गया। यानी आपने बोला गया है कि यहाँ पर केवल 4 कार्ड पलटने हैं, ना तो 4 से कम होंगे ना ही 4 से ज़्यादा होंगे। तो हमने 4 कार्ड जो थे हमारे, ये हमने पलट लिए। ठीक है, अब हम सेकंड अटेम्प्ट चलते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जगह 2-2 नहीं आया है। सेकंड अटेम्प्ट फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहला वाला कार्ड यहाँ पे बना रहने देते हैं और ये वाले कार्ड हम पलटते हैं। तो यहाँ पर इसको पलटेंगे दोबारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से तो होगा, और ये 1 रहेगा। अब हम थर्ड अटेम्प्ट में फिर से चलते हैं और ये जो कार्ड है इसको नहीं चेंज करते हैं, ये 1-1 वाले कार्ड को फिर से बदल देते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 2 है, और इसको फिर से पलटते हैं तो ये 2 आए। यानी आप ये देख रहे होंगे, यहाँ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर हमने 4-4 ही पलटे हैं, ये 4 पलटे हैं। फिर अगले क्रम में भी हमने केवल 4-4 ही पलटे हैं, ये वाले। ठीक है, और ऐसे करके हमें ये प्राप्त हो गया। आप ये देख पा रहे हैं हमने 3 अटेम्प्ट किए हैं, 3 अटेम्प्ट में तो ला पाए हैं 2-2-2-2 फ्रंट पर। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ए वाला, यानी कि यहाँ पर 51 में का आंसर है ए। यानी 3 अटेम्प्ट में आप जो है ये जो 1-1 नंबर वाले कार्ड हैं इनको एक साथ 4-4 करके बदलते हैं, तो आप थर्ड अटेम्प्ट में जो है पूरे सभी जो कार्ड हैं वो फ्रंट पर उनके 2 नंबर ले आएंगे। तो यहाँ आंसर है आपका ए वाला। अगला है आपका प्रश्न, निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित आलेख 2 फल विक्रेताओं ए और बी का वर्ष 1995 से 2000 तक प्रति वर्ष हजारों रुपए में औसत लाभ दर्शाता है। इस आलेख पर विचार कीजिए और आगे आने वाले 4 प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। देखिए, एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं, यानी एक्स एक्सिस पर वर्ष हैं 95, 96, 97, 98, 99, 2000, और औसत लाभ 1000 रुपये में है ये, यानी 1000, यानी 1 का मतलब 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और एंड 6000 तक दिया हुआ है यहाँ पर। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये बिंदु दिए हुए हैं ए और बी। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, किस वर्ष में ए और बी का औसत लाभ समान है। देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ए और बी लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर काट रही है, कौन से बिंदु पर काट रही है। आप ये देख पा रहे हैं, ये मैं यहाँ से लाइन डाल रहा हूँ, ये आपका 96 वाला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर इसने काटा है, यहाँ पर ये काटा है। अब आपके मन में ये आएगा, सर ये यहाँ पर भी काट रही है। देखिए, यहाँ पर काट जरूर रही है, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु नहीं बन रहा है ना। क्योंकि बिंदु क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर ये लाइन डालेंगे तो ये 97-98 के बीच में आएगी। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है कि 97 आ रहा हो या 98 आ रहा हो, ऐसा नहीं आ रहा है। जबकि ये वाला जो है एक बिंदु बन रहा है, यानी एक पर्टिकुलर ईयर है, 1996 वाला एक बिंदु बन रहा है। तो हमें पता चला है कि यहाँ पर 52वें प्रश्न का आंसर कि किस वर्ष में ए और बी का औसत लाभ समान है, ये आपका 1996 यानी 1996 में ए और बी का औसत लाभ जो है ये समान है। मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि अगले प्रश्न के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अगला है आपका 53वां, वर्ष 1998 में बी और ए के औसत लाभ के बीच क्या अंतर है। यानी 1990 ए में बी और ए के औसत लाभ में अंतर क्या है, यानी कि 1998 ये वाला वर्ष है। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बी का जो है 1998 में, यानी ये वाली लाइन से आप देखेंगे बी ने क्या है, यानी कि बी का लाभ कितना है, बी का 1998 में जो है 1998 में लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये है 4000। ठीक है, अब ए का देख लेते हैं। अब देखिए, ए जो है वो ना तो 3 पर है और ना ही 4 पर है, वो यहाँ कहीं है। यहाँ से आप चलेंगे कुछ इस तरह से, ए यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया बी और ए के औसत लाभ के बीच अंतर क्या है, यानी आपको बी वाले में से ए वाला घटाना है। तो हमारे सामने ये तो पता चल गया कि भाई बी की वैल्यू कितनी है, 4000 आ गई है।
तो ए की वैल्यू यहाँ पर कम ही होगी, क्योंकि ग्राफ से अगर देखें तो ये 4000 से नीचे ही होगा, 3500 या 3400 के लगभग होगा ये। तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा नहीं। नेगेटिव आंसर तब आता है जब ए की वैल्यू ज़्यादा होती, बी की कम होती। तो ये 3 आंसर तो आपको ऐसे ही निकल गए, ये नेगेटिव वाले तो आएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वाला आएगा। यानी कि यहाँ से आप जब 3400 को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है 3400 को अगर घटा देंगे, ये वाली जो मान के चलते हैं ये वैल्यू जो है 3400 के करीब है, तो आपको यहाँ पर 600 रुपये का यहाँ पे मिल जाएगा कि 600 रुपये का धनात्मक अंतर है बी को ए में से घटाने पर। तो आंसर होगा यहाँ पर 53 में का सी वाला। 54वां प्रश्न है अब आपका, ए ने वर्ष 2000 में वर्ष 1999 के औसत लाभ से कितना अधिक औसत लाभ अर्जित किया है। यानी कि जो वर्ष ए है इसने सन 2000 में 1999 के औसत लाभ से कितना अधिक अर्जित किया है। तो हम यहाँ पर ए का देख लेते हैं, यानी इरेजर पहले इरेज कर दें यहाँ पर और इसको देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर सन 2000 का पूछा गया है। सन 2000 में जो ए का औसत लाभ रहा है, यानी ए का औसत लाभ 99 की तुलना में कितना रहा है। तो 2000 में आप देख पा रहे हैं 2000 में टॉप पे पहुंच गया, लगभग 6000 के लगभग पहुंच गया है। ये यहाँ पे पहुंच गया कहीं, ये ठीक है, ये 6000 के लगभग पहुंच गया है। और 99 में अगर आप ए को उठाकर देखें, ए का जो परफॉर्मेंस देखें तो ये यहाँ कहीं है। 1999 में ये यहाँ कहीं है, यानी कि ये वाला है। यानी कि ये आप इस तरह से बढ़ाते जाएं और ये है 4000 के लगभग। यानी कि ये आपका कितना आया, यानी कि इसका जो ए वाला है, ए का सन 2000 में कितना हुआ, लगभग 6000 रुपये का है, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग। और अगर ए का अगर 1999 का देखें, 1999 का कितना है आपका, यहाँ पर निकल कर आ रहा है 4000 का। तो अब आप इसको इससे घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2000। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं जो सन 2000 में जो ए वाला है, ए का औसत लाभ 2000 रुपये का धनात्मक है। यानी ए ने वर्ष 2000 में वर्ष 1999 के औसत लाभ से कितना अधिक लाभ अर्जित किया है, इसने 2000 रुपये का लाभ अधिक अर्जित किया है। तो यहाँ पर 54 का आंसर होगा आपका डी वाला। 55वां प्रश्न है अब आपका, वर्ष 1997 से वर्ष 2000 तक बी के औसत लाभ की क्या प्रवृत्ति है, अवर्धमान, अहिनासमान, अपरिवर्तित या अस्थिर। यानी नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, या फिर कह सकते हैं स्टीडी या फ्लक्चुएटिंग, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 1997 से लेकर 2000 तक, यानी 1997 में आपका ये है और 2000 ये है। तो बी वाली रेखा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 1997 तक इसके पूर्व के जो है इसमें स्थिर अवस्था है, यहाँ तक क्या है, एकदम स्थिर रहा है। यानी कि यहाँ 95 से लेकर 97 तक स्थिर रहा है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये ऊपर की ओर गया है, ये ऊपर की ओर बढ़ता चला गया, यानी ऊपर की ओर ये बढ़ता जा रहा है, यानी कम नहीं हुआ है बल्कि ऊपर की ओर गया है। तो अब हम आ जाते हैं प्रश्न पर। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो ये कह रहा है अवर्धमान। अवर्धमान का होता है मतलब होता है नॉन इंक्रीजिंग, यानी बढ़ता हुआ नहीं, जबकि हमें ये पता है ये तो बढ़ रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अहिनासमान, अहिनासमान का मतलब होता है नॉन डिक्रीजिंग, यानी कि क्या इसमें कोई घट जो है कह सकते हैं कमी तो नहीं हुई है। तो हाँ, कमी तो नहीं हुई है, यानी ऊपर की ओर गया है, तो नॉन डिक्रीजिंग तो है ही नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अपरिवर्ती, स्टीडी का मतलब है स्थिर रहा है, स्थिर नहीं रहा है, क्योंकि स्थिर कहाँ तक रहा है, केवल 98 तक रहा है। 98 तक के बाद ये एकदम ऊपर बूस्ट हुआ है, तो स्थिर नहीं कह सकते, तो सी वाला गलत हो जाएगा। अस्थिर का मतलब गलत, यानी अस्थिर का मतलब फ्लक्चुएट होता रहा है, कभी ऐसा गया फिर ऐसा गया, नहीं, फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 55 का सी वाला, यानी यहाँ पर सॉरी बी वाला आंसर होगा। तो आंसर है यहाँ पर 55 का बी। 56वां प्रश्न है अब आपका। यहाँ पर निम्नलिखित सारणी में बताया गया है कि दो छात्रों ने भिन्न भिन्न विषयों में कितने अंक प्राप्त किए हैं। छात्र ए अधिकतम अंक, छात्र बी अधिकतम अंक। अंग्रेजी, मनोविज्ञान, इतिहास, संस्कृत के अंक दिए गए हैं। छात्रों के माध्य समुच्चयी प्रतिशत अंकों में कितना अंतर है, तो आपको माध्य समुच्चयी प्रतिशत अंक निकालने हैं। तो सबसे पहले ए के निकाल लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हम ए के जो माध्य समुच्चयी प्रतिशत अंक हैं इनको निकाल लेते हैं। यानी ए के समग्र अंकों का जो औसत प्रतिशत है उसको हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए आप, 60 प्लस यहाँ पर 70 है, प्लस 50 प्लस आपका क्या है 30, और इनके नीचे कितना है ये, यानी कि इनके जो अधिकतम अंक कितने बताए गए हैं, आप ये भी लिख लीजिए, 100 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस कितना है 50, ठीक है, इंटू 100%। तो ये आपको ऐसे करके यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका ए के समग्र अंकों का औसत प्रतिशत आपको निकल कर आ जाएगा। ये आ जाएगी आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ये 210 बट्टे यहाँ पर आपकी देखेंगे 350 इंटू 100 की ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इससे जब आप काट देंगे तो आपके पास ये फाइनल जो प्राप्त होगा आपको वो होगा 60%। यानी कि यहाँ पर आपके जो
ए के समग्र अंकों का औसत प्रतिशत जो है वो 60% है, यानी छात्र ए जो है इनके औसत समग्र अंकों का प्रतिशत कितना है, 60% है। इसी तरह से बी के छात्र का बी छात्र का औसत प्रतिशत आप निकाल लीजिए, यही सेम टेक्निक है, यानी 80 + 70 + 60 + 15, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके जो अंक हैं कितने कितने हैं, 150 + 100 + 100 + 25, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। तो ऐसे करके बी का निकल आएगा, तो बी का आप निकाल लेते हैं, कितना कितना बैठा है यहाँ पर, ये बैठा 225, इन सबको ऊपर जोड़ा और नीचे जोड़ने पर कितना मिला हमें, 375, 375 इंटू 100। अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा गया है कि छात्रों के माध्य समुच्चय प्रतिशत अंकों में कितना अंतर है, यानी इन दोनों के जो माध्य समुच्चय प्रतिशत अंक हैं इनका अंतर कितना है, यानी ए और बी का जो अंतर है वो कितना है। तो आप निकाल लीजिए, ए और बी में क्या है, 60 - 60, तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 56 में का डी वाला, ये आंसर है आपका डी वाला। 60% का आप निकालेंगे, कितना आया, 0 आया, 0। 57वां प्रश्न है अब आपका, नीचे दी गई आकृति का परीक्षण कीजिए। आपको आकृति दी गई है, नीचे दी गई आकृतियों में से किस एक आकृति में ऊपर दी गई आकृति अंत स्थापित हो जाएगी, यानी ये वाली आकृति अंत स्थापित हो जाएगी इन आकृतियों में। तो सबसे पहले इससे स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं इसी में। तो ये इस तरह से बनती है और फिर इस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है और फिर ये ऐसे जाती है और फिर यहाँ पर कहीं नीचे जाकर इस तरह से हो जाती है। क्या ये इसमें फिट आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। बी में रख के देखते हैं, बी में यहाँ तक आती है और यहाँ के बाद ये ऐसे जाती है, ठीक है। ऐसे के बाद आप देखते हैं आपकी जो आकृति है कुछ इस तरह से जाती है यहाँ तक, फिर यहाँ से जाने के बाद ये ऐसे जाते हुए फिर ऐसे निकल जाती है, ठीक है, यानी बी वाले में भी नहीं आ रही है ये। अब इस वाले में रख के देख लेते हैं सी वाली आकृति में, तो सी वाली में आपकी कुछ इस तरह से जा रही है ये, और फिर से हम आए यहाँ पर, यानी कि यहाँ देखिए पेंसिल में इसलिए ऊपर पेन फिरा रहा हूँ तो आपको पता चल जाए कि वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ये नीचे इस तरह से बनाती है और फिर ये इस तरह से आती है, यानी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सी वाली आकृति में ये सही पूरी फिट बैठ रही है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी वाला। डी वाले में रख के देख लीजिए, ऐसे ही डी वाले में नहीं रख सकते आप, डी वाले की बिल्कुल संरचना अलग है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका 57 में का आंसर है सी वाला। 58वां है आपका, नीचे दिए गए आव्यूह पर विचार कीजिए। नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी एक आकृति ऊपर दिए गए आव्यूह के रिक्त भाग में ठीक बैठती है, यानी फिट होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं 58 में। सबसे पहले आकृतियों को देखते हैं। इसमें भी दोनों एरो ऊपर की तरफ है, इसमें एक एरो है और इसमें एक एरो नीचे की तरफ है, और ये फर्स्ट एरो जो देखिए यहाँ पर हम पहले कॉमन चीज देखते हैं, ये वाला एरो इस लाइन का जो है, यानी कि जो आपकी ये लाइन है इसमें भी ये एरो ऊपर की तरफ है, ये एरो भी ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यानी अब हम सेकंड एरो पर हम चलते हैं, इसका ये एरो चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो एरो है ये ऊपर की तरफ तो है, लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमते हुए, यानी ये क्लॉकवाइज जब ये घूमा है 90 डिग्री घूमा है तो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। फिर से ये क्लॉकवाइज यहाँ से घूमा है तो कहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर आ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ठीक इसी तरह से आप ये वाला एरो है, यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि एक एरो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ वाला एरो भी आपका क्या है, ये ऊपर जाएगा। ये रिक्त आकृति है आपके सामने, तो एक इसका एरो जो है ऊपर की तरफ रहेगा। तो आप इनमें से एक हटा सकते हैं। देखिए यहाँ पर डी वाले का जो फर्स्ट एरो दिखा रहे हैं नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, जबकि डी वाला इसमें नहीं होगा। हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 में से में देखना है। अब चलिए इसी तरह से ये वाला आप देख पा रहे हैं, यानी अगली आकृति, इसमें भी एक फर्स्ट एरो जो है नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है। सेकंड इसका जो है सेकंड एरो वो भी चेक कर लेते हैं, वो किस तरफ है, यानी इधर जा रहा है 90 पर, तो ये इधर हो गया, और फिर से 90 पर गया तो ये इधर हो गया। अब इधर इस वाले को देख लेते हैं। देखिए ये नीचे की तरफ एरो है, अब नीचे से ये इस तरफ गया है, यानी ये इस तरफ चला है, तो ये यहाँ से जहाँ हुआ है तो ये ऐसे हो गया है। अब ये यहाँ से जहाँ चलेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों जो एरो हैं ऊपर की तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर 58 में का आंसर होगा आपका बी वाला। 59वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित सारणी में से एक शहर की 4 वर्षों की जनसंख्या और कुल आय प्रस्तुत है। यानी कि यहाँ 1992, 93, 94, 95 जनसंख्या जो है लाख में है, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 23 लाख, और आय है करोड़ में दी गई है। उपर्युक्त आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। पहला चेक करते हैं, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% या अधिक वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं,
आप ये देख रहे हैं 1994 में 22 लाख थी और यहाँ से पहुँच के कितनी हो गई, 23 लाख हो गई। तो हम पहले इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है क्या इसमें 5% की वृद्धि हुई है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक कोई स्टेटमेंट चेक करना है हमें। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/22 गुणा 100, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी ये वैल्यू जो है, ये 11 से कट जाएगा और ये आपका 50 से कट जाएगा। इन दो का हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50/11 आ गया। और ये यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 4.5%, 4.5% यानी 11 का भाग जब आप इसमें देंगे तो 4.5% प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% या अधिक वृद्धि नहीं हुई है, यानी एक समान वृद्धि नहीं हुई है। कहीं कहीं पर तो 5% की हुई है, यानी यहाँ पर 5% की हुई है, लेकिन फिर आगे 5% की नहीं हुई है। इनमें 5% की वृद्धि हमें यहाँ पर और यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड बोला गया कि आय में यानी इनकम में प्रतिवर्ष 10% या अधिक वृद्धि हुई है। तो चलिए हम यहाँ पर कोई एक इनकम उठा लेते हैं। हमने मान लीजिए ये वाली इनकम उठा ली, ठीक है, 1994 वाली। तो यहाँ पे बोला गया इसके 10%, यानी ये आपकी इनकम है, ये वाली कितनी है, 1225 इनकम है। अब इसका 10% क्या होगा, इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो 122.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसमें कितनी 122.5 में बोला गया 10% की वृद्धि हुई है। तो हम जोड़ के देख लेते हैं इसमें 122.5 प्लस कर लेते हैं 0.5 7 4, ठीक है, 3 और 1, यानी ये निकल कर आ रहा है 1347.5 करोड़ रुपए, जबकि ये 1345 हो रहा है। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10% की जो वृद्धि वाली जो बात कही गई है वो भी यहाँ पर नहीं हुई है। तो बी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय हमेशा 5,000 रुपये से अधिक रही है। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इसमें भाग दे देना है। यानी आपको 1010 में यहाँ पर आपको क्या है 20 का भाग देंगे। इसी तरह से एक में यहाँ पर 21 का देंगे, यहाँ पर 1225 में यहाँ पर 22 का देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1345 जो है इसमें क्या है, इसमें आपको कितना 23 का देना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये करोड़ में है ऊपर वाला आंकड़ा और ये लाख में है। इसी हिसाब से आपको जीरो अपने मेंटेन करने हैं। मैंने अपना निकाल के देख लिया कॉपी पर, यानी हमें हर वैल्यू, चाहे वो ए वाला यानी ये वाली हो, ये वाली हो या ये वाली हो, हमें हर वैल्यू जो है कितनी प्राप्त हो रही है, 5,000 से एवं प्राप्त हो रही है, 5,000 से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हमेशा 5,000 रुपये से अधिक रही है। आप अपने पेन पेपर पे अगर निकालेंगे तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर निकालने में काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं निकाल रहा हूँ और आपको बता दिया है इसी तरह से निकलेगी। ध्यान देना है ऊपर वाला जो वैल्यू है करोड़ों में है और ये लाख में है, तो आप इसी हिसाब से इसमें जीरो मेंटेन कर लेंगे। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाला है प्रति व्यक्ति आय 1994 में सर्वाधिक थी, नहीं, प्रति व्यक्ति आय 1995 में सर्वाधिक थी, ना कि 94 में। तो डी वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर है यहाँ पर केवल सी वाला सही है। 60वां प्रश्न है अब आपका। नीचे दी गई सारणी पर विचार कीजिए, जिसमें संख्याएं पंक्तियों के साथ आपस में विशेष संबंध रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या उपर्युक्त x द्वारा इंगित लुप्त संख्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला था, इसके लिए कोई विशेष फॉर्मूला नहीं होता है। आपको जिस एंगल से, मान लीजिए ऐसे उनका जोड़ या गुणा आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है, जो भी एंगल यहाँ पे लग रहा है उस हिसाब से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यानी इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू प्राप्त होगी 60 की। ठीक इसी तरह से इस वैल्यू को भी आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर भी आपको जो है 60 प्राप्त हो जाएगा। यानी इन तीनों का अगर आप जोड़ कर देंगे इस तरह से और इन तीनों का जोड़ करेंगे तो आपको ये 60 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आप इन दोनों का करके देख लीजिए, यहाँ पर आप इन दोनों का अगर जोड़ करते हैं यानी यहाँ पर तो आएगा कितना आएगा, ये 52 आ रहा है, ठीक है। और 52 को अगर आप 60 में से घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 52 को 60 को 52 में से घटा देंगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पर अगर वैल्यू 8 रख दी जाए तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिक्त वाला स्थान कौन सा है, डी है। तो यहाँ पर आंसर होगा। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में कोई क्वेरी या डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।